खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और उसके बाद इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। खबरें जिन पे हम बात करेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा ने कल इतराफ़ किया है एक कि वो उन्हीं की वीडियो कैसेट है या जो आवाज़ है, तो इस हवाले से क्या हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है, क्या वो पैसे इस्तेमाल करने का हक़ उन्हें था और क्या हुकूमत संजीदगी से ये करेगी, ये बात करेंगे हम एक अहम हुकूमती नुमाइंदे से। और क्या मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने वाली हैं, अब वीडियोज़ पर ही सियासत होगी। पेट्रोल के हवाले से जो क्राइसिस है, ये क्या मामला है, और फिर मिनी बजट लाने की तैयारियां भी हो रही हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। मेरे साथ हैं जनाब शहबाज गिल साहब, मामून ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। वेलकम टू दी शो गिल साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं सवाल कर दूं कि ये जो मरीम साहिबा ने बबांगे दोहल कहा है कि ये मेरी आवाज़ है, तो इस हवाले से कि एक कमेटी भी बनी है, तो आप किस हद तक कहाँ तक पहुँची है ये तफ्तीश और कहाँ तक आप लेके जाएंगे गिल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मरीम साहबा ने किया है काजी साहब, वो वही किया है जिसकी तरफ आप को पिछले 5-6 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ आवाज़ उठाते। उससे पहले भी उठा रहे होंगे यकीनन। 5-6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और वो आप बात करते हैं हमेशा मुल्क के इखलाकी जो हमारा चला गया, गिरावट हो गई है। हम शुरू हुए खाता है तो लगाता भी है, और हम आ गए इस बात पर कि हाँ मेरी आवाज़ है, मैंने दिए इश्तिहार, जिसको कम देने थे कम दिए, जिसको ज़्यादा देने थे ज़्यादा दिए। रात में एक टेलीविज़न पे था, उसमें PMLN के सेनेटर साहब थे। उन्होंने ARY के जो एंकर थे वसीम बदामी, उन्हें कहा कि आप 12-12 घंटे इमरान खान को दिखाते थे धरने में, तो अगर हमने आपको दूसरों को 3 अरब दे दिया, आपको 8 करोड़ दे दिया तो क्या हो गया? आप भी तो ये करते थे। तो आप ये जब अपने ये वाले रंग दिखाते हैं तो फिर मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि हम वो तमाम मिडिल क्लास के लोग जिनको इमरान खान की हुकूमत से बहुत तवक्कुआत थी, उनमें से बहुत सारी तवक्कुआत पूरी हुई, बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं वो पूरी होने में वक्त लग रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन में कई दफ़ा हम उस शख्स को मुक्के मारते हैं सियासी तौर पर, और उन मुक्के मारने का उस शख्स को कमज़ोर करते हैं, और इन चोरों और डाकुओं को फिर मजबूत करते हैं कि ये आके इसी तरीके से लूट मार करें। और आपकी तलाह के लिए बता दूं कि जिस दफ्तर में बैठ के मरियम सफदर साहबा भट्टी साहब के ऐड रोका करती थी, ये भट्टी साहब के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम उस सारे जंगो जदल के ज़माने में भट्टी साहब AR ब्यूरो चीफ होते थे लाहौर के, और मुश्किल तरीन कला था लाहौर में, और आपको पता है कि लाहौर शरीफ अपना तख्त समझते हैं। तो बड़ी सारी इसमें ARY पे जो मेहरबानी है, हम तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ मेहरबानी भट्टी साहब की भी होगी कि ARY को कम ऐड मिलते होंगे, क्योंकि ये भी खबरें यहाँ से बहुत सारी देते होंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस कमरे में बैठ के ये फैसले होते थे कि एक चैनल को 3 अरब देना और दूसरे चैनल को 8 करोड़ देना है, और तकरीबन बराबर के चैनल हैं लेकिन फ़र्क इतना डालना है, उस कमरे के अंदर आज इमरान खान ने PM पोर्टल बनाया हुआ है। वो PM पोर्टल क्या करता है? वो PM पोर्टल ये करता है कि एक अनस नामी लड़का जो मुल्तान का रहने वाला है, वो यहाँ से गुज़रता है इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से, तो उसको नज़र आता है कि सर्दियों में बूढ़ी औरतें, आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारे सालों से गैस डिप्लीट हो रही है हमारी लोकल जो है, तो इस सर्दियों में शॉर्टेज होती है गैस की। पिछले 10-12 साल से ये चला आ रहा है हमारे मुल्क में इशू। तो सर्दियों में जब गैस कम होती है, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे कुछ गांव हैं, वहाँ की ख़वातीन बूढ़ी औरतें सर पे लाद के लकड़ियाँ लेके उठा के जा रही होती थी। तो अनस ने PM पोर्टल पे जंजीर खटखटाई प्राइम मिनिस्टर की कि रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वाकई नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने CDA की जिम्मेदारी लगाई कि ऐसे तमाम लोग जो अपने घर के लिए वो लकड़ियाँ चुनते हैं, उनको उनके घर तक उनकी लकड़ियाँ पहुँचाई जाएँ, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, ताकि उन्हें सर पे उठा के ना जाना पड़े। अब उसी PM पोर्टल के कमरे के अंदर एक इरफान नामी शख्स ग्रीस से ये बताता है कि मुझे जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए इतने चक्कर एम्बेसी के लगाने पड़े हैं। उस बेचारे को तो लगाने पड़े, लेकिन उसके बाद हमने उस जो एक सजेशन कह लें, कंप्लेन थी, उसके ऊपर अमल करते हुए डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। तो ये है फ़र्क। एक तरफ सहाफ़ी का इस्तेसाल करने वाले बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ आज उसी कमरे में, उन्हीं पंखों के नीचे, उन्हीं लाइट्स के नीचे, उन्हीं खिड़कियों के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उसने एक PM पोर्टल बनाया जिसमें आम इंसान को रिलीफ मिलता है। वो आम इंसान जो ना तो किसी मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को पहुंच सकता है, ना किसी जर्नलिस्ट के रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर को पहुंच सकता है, जो वैसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए भी अपना दरवाज़ा खोला। आखिरी बात मैं ये कर दूं, आखिरी बात कर दूं, हम छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं ना, हम छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं
तो फ़ौरन हमारे यहाँ बड़े मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग हैं, नासिर जैदी साहब, दूसरे हमारे बहुत ही हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, भट्ट साहब हैं, दूसरे लोग हैं, प्रेस क्लब्स के हैं, वो फ़ौरन मजम्मत इशू कर देते हैं। हालांकि सिर्फ होता क्या है कि टेलीविज़न के ऊपर एक मुकालमा होता है, अगर एक तरफ एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट बैठी हैं, दूसरी तरफ एक हुकूमती नुमाइंदा मेल या फीमेल बैठा है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कोई पर्सनल बदतमीजी नहीं हो रही, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। तो उसके बाद हमारी सरजनश के लिए, हमारे इस्तीफे के लिए, हमारी कंडेमिनेशन के लिए इतने लंबे लंबे पर्चे निकलते हैं पाकिस्तान के सारे प्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करने लगा हूं, अब आप मुझे बताइए क्या ARY के लोग साफी नहीं है? नंबर एक तो क्या समा टीवी के लोग साफी नहीं है? क्या 92 के साफी नहीं है? ये भट्टी साहब साफी नहीं थे? ये क्या कोई इधर को और काम कर रहे थे? मैं तो इनको जब से जानता हूं साफी जानता हूं। इनका जब हक मारा गया, जब इनका गला काटा गया, तो वो प्रेस क्लब कल से किधर है? परसों से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही अर्ज करने लगा हूं है कि आप जो फरमा रहे हैं, क्यों मजम्मत नहीं आई कि आपके बयान पे चंद साफी करते हैं। नंबर एक तो वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, यूनियन 4-5 हो चुकी है, मैं आपको क्लियर कर दूं, उनने साफी नुमाइंदे ना फरमाया करें, बदकिस्मती है, वो हमसे ज्यादा काबिल एहतराम होंगे। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, उस दौर में मैं 9 साल ARY में रहा, दर्जनों मुझे नोटिस दिए गए, अब सार आलम ने, आपके दोस्त ने, दर्जनों, जैसे कि आप पे हमले भी हुए थे भट्टी साहब, साबर शाकर, आप पे फिजिकल हमले भी हुए थे, आप वो भी बताए ना। दूसरी बात मेरी अर्जी है कि मरियम नवाज साहबा किस कैपेसिटी में, ना सियासी ओहदा था ना कोई सरकारी ओहदा था, PM हाउस चलाती रही, वहां पर साफियों को धमकियां देती रही और अरबों रुपए बांटे। तो क्या हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मादी में देखा उसने नैब पे पथराव किया तो नैब ने उसको दोबारा बुलाया ही नहीं। क्या मरियम नवाज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो मैं जवाब आपको बिल्कुल इसका देता हूँ। पहले बताऊँ कि आज सुबह तकरीबन कोई 4 बजे के करीब मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मुझे एक फरिश्ता नज़र आया, वो बड़ा थका हुआ था। मैंने पूछा कि इतना क्यों थके हुए हो? तो उसने बताया कि मेरी ड्यूटी जो है वो मरियम औरंगज़ेब के झूठ लिखने पे मामूर है, और वो इतने लंबे लंबे झूठ बोलती हैं पक्का मुंह बना के कि मुझे 12-13 साल पीछे जाना पड़ता है, रिकॉर्ड चेक करना पड़ता, आगे आना पड़ता, तो मैं थक गया हूँ। अब उन्होंने फरमा दिया, मरियम सफदर कह रही हैं कि हाँ ये ऑडियो मेरी है, मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये 2008 से पहले की वीडियो है, और 2008 से पहले तो 92 न्यूज़ था ही नहीं है, सबको पता है। 2008 से पहले तो 24 भी नहीं था। लेकिन कहने की बात यह है कि इन लोगों को कोई शर्म हया तो है नहीं, पाँव जोड़ के हर जगह पर झूठ बोलना। अब आपकी बात आई कि इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं। पहला एक्शन तो सहाफ़ती तंजीमों को फौरी तौर पर करना चाहिए, तमाम सहाफ़ती तंजीमों को मेरी उनसे अपील है। दूसरी, आज फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है, जो वजारत इत्तलात है वो बिल्कुल इसको फॉलो अप करेगी। चौधरी साहब इसके लेटर्स लिख रहे हैं, FIA को भी लेटर्स लिखे जाएंगे, तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट होगा। और जब किसी सहाफ़ी का हक मार कर पैसा दिया गया है दूसरे सहाफ़ी को, जिसका बनता कम था लेकिन उसको ज़्यादा दिया गया है, मेरी तो चौधरी साहब को अच्छा शहबाज साहब, मैं आपको 1000 सहाफ़ियों से बराबर करेंगे, पुराने पैसे जो है वो इनसे कवर कर देने वालों से, जिन्होंने पैसा खाया है सरकार का, सहाफ़ियों ने, सबसे पहले उनका एहतसाब किया जाए और हमसे शुरू किया जाए। इसमें अब हुकूमत को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर काली भेड़े कोई साफत में है, उनका कला कमा किया जाए, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको करार लिख के भेज देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, मेरी राय में इंसाफ जो है, आवाज़ जो है, मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंसाफ अक्रॉस दी बोर्ड होता है, हर तरफ होता है। बड़ी अच्छी बात आपने की, अगर मरियम ने टैक्स पेयर के पैसे से नाइंसाफ़ी किया है, तफ्तीश होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। मैं 100% आपके साथ हूँ। मगर कल वज़ीर इत्तलात ने फरमाया कि 18 से 20 अरब रुपया सहाफ़ियों में बांटा गया है। तो क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं कि वो नाम बताए जाएँ, वो करप्ट लोगों का नंगा किया जाए, बताया जाए जिन्होंने पैसे खाए हैं, ताकि इंसाफ अक्रॉस दी बोर्ड हो जाए? देखिए, पहली बात तो जो आप 3 बैठे हैं आपके हिस्से, तो पहली बात है मुश्किल से कोई एक आध चाय का कप आया होना, मेरा ख्याल तो वो भी नहीं आया होना। आपके हिस्से उस सारे के ज़माने में तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बुलाते नहीं थे, और अब वाले मामले में आपको पता, आपको बुलाते हैं तो आप चाय नहीं पेश की जाती। तो इसलिए आपके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा उस सारे टाइम में, इस चीज़ का तो मैं भी गवाह हूँ। और आप जैसे और बहुत सारे ज़्यादा तादाद में सहाफ़ी आप ही की तरह के हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बल्कि जिनका इस्तेसाल हुआ उल्टा, जिनकी नौकरियां ख़त्म की गई, तनख्वाहें कम की गई, उस ज़माने में भी आपको पता होगा। ये तो चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, चंद बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो अपने प्रोग्राम करते थे बैठकर, और वो नून लीग से उनके प्रोग्राम्स के लिए पैसा पंप इन किया जाता था,
और वही आदतें पड़ी हुई हैं कि अब इतने गरां गुजरती हैं हमारी बातें उनके ऊपर, और आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। वो 3-4 चैनल हैं, उनका जो तरीकाकार है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप कंपेयर कर लें उन चैनल्स को दूसरों के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि कहीं पे 3 अरब है, कहीं पे 2 अरब है, कहीं पे 1.5 अरब है, और दूसरी तरफ 8 करोड़ है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि कहीं पे 3000 करोड़ है और कहीं पर 8 करोड़ है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, इस क्वांटम को, कि 3000 करोड़ और 8 करोड़। तो ये वो फ़र्क हैं जो आपको मेरी तो सिंपल गुजारिश है मलिक साहब, आपके पास अगर रिकॉर्ड हो, अगर सरकारी पीआईडी के पास, तो अगर वो रिकॉर्ड आप पाकिस्तान के वहां से शेयर कर सवाल को ब्रेक के बाद लेके जाएंगे हम इसी को। बिल्कुल करना। आप मेरे साथ रहिए गिल साहब, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इस सवाल का भी आपसे जवाब लेते हैं। वेलकम बैक जी। गिल साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और मलिक साहब ने भी ये बात की कि उनके नाम होंगे, मौजूद होंगे जिन्होंने बेनिफिट्स जो लिए हैं, तो वो अगर लिस्ट पब्लिक कर दी जाए तो मेरे ख्याल में ये भी एक कह सकते हैं आप कि जिस तरह पनामा स्कैंडल था, इसी तरह ये PID स्कैंडल भी सामने आ जाए। देखिए, एक तो बिल्कुल कि कोई ना कोई तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होगा, और चौधरी साहब उसको देख भी रहे होंगे, फवाद चौधरी साहब, और इंशाल्लाह जल्द जो भी वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ वो चौधरी साहब आपसे शेयर भी करेंगे। बिकॉज़ ही आपको पता है इमरान खान की लीडरशिप में हम तमाम लोग ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, और आप लोगों ने हमारा दबा के साथ दिया है। हमारे का मतलब अकॉर्डिंग टू नून लीग कि आप लोगों ने उनकी भी और हमारी भी जो सही गलत थी वो खबरें दी हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से इदराक है, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपके कोई ऐड कटे तो होंगे, हमारी तरफ से कोई आपको इजाफी ऐड नहीं मिले होंगे। हमने बिल्कुल कायदे और कानून के मुताबिक जो आपका शेयर बनता है, शायद मैं बल्कि ये कहूँगा आपके साथ ज़्यादती हुई होगा कि आपको कोई इजाफी कोई चीज़ चली गई होगी। तो अब फवाद साहब इन चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, ज़्यादा डिजिटाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, पिछले काफ़ी देर से लगे हुए हैं। उससे पहले तो इवन जिन लोगों ने पहले फ़ायदे उठाए उनमें से कई अभी भी फ़ायदे उठा रहे थे। तो इंशाल्लाह अब फवाद चौधरी साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सवाल करना चाहूँगा, करने के बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी। मेरे बाकी दोस्त भी आपसे बात करेंगे। जी। यहाँ सियासत हम जब आए थे तो मंशूरों पर होती थी, अब वीडियोस पर होती है, और सफदर साहब ने कहा है कि किसी स्विमिंग पूल के गिर्द एक बड़े गिरते उठते लोगों की वीडियो बहुत जल्द आने वाली। तो वो ये एक इसका आप मुकाबला कैसे करेंगे, और ये कौन सा इनकलाब आ जाएगा इस वीडियो के बाद? मैं तो सोच रहा था मौजे तुंग ने कौन सी वीडियो चला के इनकलाब किया था। बहरहाल दैट इज बिसाइड द पॉइंट। गवर्नमेंट का क्या है इस पे ओपिनियन, और आप इसे कैसे काउंटर करेंगे? मतलब गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है कि जो स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द गिरते पड़ते लोग, जाहिर है वो अटैक तो आप पर ही आएगा ना। वो उन्होंने ब्राजील के खिलाफ तो चलानी नहीं है, वो आप हुकूमत पर ही, हुकूमत को निशाना बनाना है उन्होंने। मैं समझ से बाहर हूँ कि ये अच्छी भली सियासत करते करते ये लोग किधर टोटों के कारोबार में निकल गए हैं। टोटे जोड़ के वीडियोस बनाते हैं, उनको चलाते हैं, फिर ऐसी जू मैनी किस्म की बातें करते हैं कि अब स्विमिंग पूल में गिरते पड़ते, और अब फिर वो सिनेमास्कोप अगली जो फिल्में वो सिनेमास्कोप होंगी, बड़े पर्दे पे चलाई जाएंगी। अब सफदर साहब को बताया जाए कि अगर उनका शौक़ है ऐसी फिल्मगिरी करने का, तो उनको कोई बताए कि ऐसी फिल्में जो हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बड़े पर्दे पे नहीं चलती, किते लुक छुप के तुसी छोटे पर्दे ते वेख सकते हो जी फिल्म, और वो भी अगर तुसी किसी दे हथ लग गए तो तुहाडी दुर्गत बनेगी बड़ी ज़्यादा, क्योंकि इस्लामी माशरा है, साढ़े कोई कल्चर है, साढ़े कोई अखलाकियात ने। तो सफदर साहब ने कोई समझाए कि ये एक मादर पिदर आज़ाद सोसाइटी है। शहबाज साहब देखे इख्तिलाफे राय तो और फिर उन्होंने बड़े पर्दे पे बड़ा दुख है कि कैप्टन सफदर ने, फवाद चौधरी साहब हमारे काबिल एहतराम है, सब काबिल एहतराम है, बड़ी नाजेबा अल्फाज किया। क्या हमारी सियासत अब इस गंदगी के ढेर में भी चलेगी कि कोई हमारी अखलाकियात का भी मद्देनजर रखा जाएगा उसको? देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी जो है उसको सारी दुनिया जानती है कि वो अब जिधर भी बैठा है अपने टैलेंट के सर पे बैठा है। इसमें कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी साहब की फैमिली तब से पॉलिटिक्स में है जब शायद सफदर साहब अपना नाक पूंजना भी नहीं उनकी फैमिली को आता होगा, और फवाद चौधरी साहब एक ऐसी फैमिली से हैं जो बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टेबल फैमिली है अपने इलाके की भी, और पाकिस्तान की बड़ी खिदमात है उनकी, इवन पाकिस्तान बनने में उनकी बड़ी खिदमात है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक हादसाती
दामाद हैं और उसके हिसाब से ये सियासत में आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि पहले अपने आप को देखें। ये वही शख्स हैं जो अपने खुद कहते हैं कि मैं 1500 रियाल के ऊपर मुझे रखा हुआ है, और ये बातें कर रहे हैं फवाद चौधरी को तो मुनासिब नहीं। खानदान से खौफजदा है, कभी शरीफ खानदान अदलिया पे हमले करते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते हैं। इनकी इतनी आदत पड़ गई है, इन्हें कानून का खौफ नहीं रहा। क्या हुकूमत थोड़ा सा बैकफुट पे हो गई है? देखिए, बात यह है कि आपने सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म किया है, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको गाली देते हैं तो आप उन्हें गाली का जवाब देंगे तो वो अपने आप को भी गाली दे लेंगे, आपको भी 10 गालियां दे लेंगे। इन्हों पंजाबी कहते ने ला के पी ਲਈ। ਜਦੋਂ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਵੇ तो फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ इलाज कर सकते हो। अब इशू ये कि आप अगर ये रीसेंट काम देखें तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इन्होंने गुजरांवाला के जलसा में आर्मी चीफ को बुरा भला कहा, जनरल फैज़ साहब को बुरा भला कहा, दूसरे आर्मी के जनरल्स को बुरा भला कहा। उसके बाद इन्होंने अभी जो रिसेंटली कार्रवाई शुरू की उससे पहले मुझे क्यों निकाला, मैं तमाम जजेस को बुरा भला कहा। तलाल चौधरी को सज़ा हुई जजेस के बारे में बदतमीज़ी करने पर, गाली गलोच तक ये पहुँचे। उसके बाद अभी मरियम बीबी ने जस्टिस एजाजुल एहसन जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच को देख रहे थे उनको बुरा भला कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस की शान में गुस्ताखी की। उसके अलावा आप देखिए तो साकिब निसार साहब जो साहब का चीफ जस्टिस हैं उनकी शान में गुस्ताखी की। उसके साथ साथ फिर दोबारा से आर्मी के एक सिटिंग जनरल को अटैक किया, उन्हें सिंगल आउट करके, और ये कहा कि इदारों के अंदर गिरोह हैं। अब मुझे बताइए कि ये क्या वही जुबान नहीं है जो हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के बारे में? मेरा मौक़िफ़ यही था शहबाज गिल साहब से, तो बुनियादी तौर पर हुकूमत क्यों नहीं chaos फैलाना चाहते हैं। ये हुकूमत के इदारे हैं, फौज पाकिस्तान की है, आपकी जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के। अगर उनके मुदारों को इस तरह दबाव में लाया जाएगा फौज को, तो जवान कैसे शहादत देगा? देखिए, बात यह है कि उस शख्स का आप क्या करें जो दरिया की दूसरी तरफ खड़ा होकर गालियां दे। अब बात यह है कि ये जिस तरह का जो कर रहे हैं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आप देखिए कि इन्होंने किस तरीके से उनकी डिफरेंट तकारीर में से लफ्ज़ निकाल के एक चीज़ को जोड़ा। आज की डॉन अखबार के अंदर मैंने सुबह ट्वीट भी किया हुआ है, आज डॉन में उस कंपनी के CEO का ये कहना है कि अगर एक वीडियो के टोटे, अगर एक किसी भी आवाज़ के टोटे जोड़कर एक ऑडियो बनाई जाए, फिर उस ऑडियो को चलाया जाए और उसको एक नई मशीन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाए, तो जो नई मशीन के ऊपर वो ऑडियो रिकॉर्ड होगी वो वाली अगर किसी एक्सपर्ट को दी जाए तो वो नहीं पकड़ सकता कि ये ऑडियो असल है या नकल है। तो उसने बड़ा वाजे कर दिया ये कैसे बनाई गई। उसने इवन इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि इन्होंने ये करतूत कैसे सर अंजाम दी है इस दफ़ा। तो आप ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर अंदर सुहेल नामी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मायानाज समा टीवी के एक बहुत ही यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने इनका तिया पांचा कर दिया। ये दूसरों को बेनकाब करने आई थी मरियम साहबा, और आप गौर करें कि ये लोग खुद बेनकाब हो गए कि खुद मान के चली गई कि हाँ ये आवाज़ मेरी है, मैंने एड्स रखवाई थी समा की, 92 की, 24 की, ARY की। तो आप इनके साथ देखें कि अल्लाह मियाँ इनके साथ हशर क्या कर रहा है। ये कहाँ पर थे लोग और आज ये कहाँ पर हैं। तो हुकूमत को इनके साथ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अवाम बहुत समझदार है, अवाम खुद ही इनकी ठुकाई कर रही है, और आज़ाद मीडिया वो खुद ही इनकी ठुकाई कर रहा है। इनकी अवाम की आपने बात की है, मैं अवाम के एंगल से बात करना चाह रहा हूँ। आपका दावा बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि ये हुकूमत करप्ट भी नहीं है, चोर भी नहीं है, ईमानदार है। इमरान खान साहब की ईमानदारी पे भी बहस कोई नहीं, मगर एक जो आम आदमी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपके जो इकोनॉमिक जितने भी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं बिजली, गैस और पेट्रोल, इसकी महंगाई करती है हुकूमत, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना अजीरन हो गई है। महंगाई और बेरोज़गारी पाकिस्तान के आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। मेरा सवाल ये है कि मुल्क में ईमानदारी आ गई, करप्शन ख़त्म हो गई, चोर चले गए, चीज़ें डबल महंगी हो गई, इसका क्या मंतक है? अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पेट्रोल आपको पता है कि हम यहाँ पैदा नहीं करते, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम अगर वो पेट्रोल में आज टैक्स तो हम ज़ीरो कर चुके, अब हम कर्जा लेके इसमें डाल सकते हैं। कर्जा लेके डालेंगे तो वो भी आपने और हमने ही पे करना है, वो तो एक ही बात है। इस जेब से दे लें या दूसरी जेब से सूद समेत ज़्यादा दें। तो इसलिए पेट्रोल तो महंगा, जब अगर ऊपर जाएगा मार्केट में तो इधर भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, वो साइड पे हो गई। गैस की बात आपने की तो 2018 से जब से हम आए हैं हमने अभी तक गैस को महंगा नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। जो घरेलू सार्फिन हैं उनको हमने इंटैक्ट रखा है। आज पाकिस्तान तकरीबन ऑन ऑस
घरेलू सार्फिन को $3 पर MMBTU जो है वो गैस दे रहा है। और बाहर से इस टाइम आजकल $30 रेट है उसका, लेकिन एवरेज रेट उसका $13, $14, $15 होता है। ये जो घाटा डाल रही है पाकिस्तान की हुकूमत, ये भी आपको और मुझे कर्जों की सूरत में वापस देना पड़ना है, क्योंकि कोई आसमान से तो नहीं आता ना हमारे घाटे पैदा करने के लिए। आप चीज़ सस्ती देंगे, घाटा पड़ेगा, वो कहीं से कर्जा लेके पूरा करना पड़ेगा। बिजली की बात आई आपने, एक बिजली का भी मंसूबा हमने नहीं किया। आप अक्सर कई दफ़ा क्रिटिसिज्म करते होंगे, आज से 2-4 साल पहले आप कहते होंगे कि 800 रुपया देते होंगे या 700 या 600 रुपया मोटरवे का टोल देते होंगे। अब आप जाते होंगे तो 900 हज़ार हो गया होगा। आप वहाँ भी हमें बुरा भला कहते होंगे। ये देखिए इमरान खान की हुकूमत आई, यहाँ पर टोल भी महंगा हो गया। ये 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत में ये एग्रीमेंट किया हुआ है मोटरवे को जो मैनेज करने वाली कंपनी है उनके साथ, कि वो हर साल इतने % बढ़ा सकेंगी। वो अब 2024-25 में ख़त्म होना है वो एग्रीमेंट। उसके बाद अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम उस टाइम एग्रीमेंट करेंगे। तो ये बिजली घरों के एग्रीमेंट हो गए या आपके मोटरवे के ऊपर टोल के एग्रीमेंट हो गए। ये मुराद सईद महंगे नहीं कर रहा ये मोटरवे को, ये पुराने हुए मुआहदे हैं जिन्हें एज अ सॉवरन स्टेट आपको एक्सेप्ट करने पड़ने। ये बात अब दूसरी बात में करता हूं, अब दूसरी बात में करता हूं क्विकली, क्योंकि भट्टी साहब के दिल में वो खलश होगी, भट्टी साहब के जहन में, क्योंकि वो हमेशा बात करते हैं उस माफिया के। देखिए माफिया पाकिस्तान में बहुत मजबूत है, मैं आप तीनों को बता दूं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और उनसे लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। हुकूमतों के अंदर भी बड़े कम लोग होते हैं। इमरान खान अकेला है, 7, 2, 4, 5 लोग होंगे मुट्ठी भर जो लड़ रहे हैं। सारे सिस्टम का इधर ही रुक जाए, काइंडली सिर्फ 30 सेकंड देता हूं। अगर माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग बेपनाह करप्शन करती रही, अगर इमरान खान भी माफिया को नहीं खत्म कर सकता तो फिर बताएं पाकिस्तान को में माफिया को कौन खत्म करेगा? मेरी रहनुमाई कर दें आज। मैं आपको भट्टी साहब, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं उसी आपको पूरे सच्चे दिल से आपको जवाब देता हूं, क्योंकि मैं करीब से देखता हूं इमरान खान को सारा दिन काम करते हुए। जितनी एक इंसान के अंदर बस में ताकत होती है वो शख्स उससे ज़्यादा ताकत लगा रहा है। जितनी हमारी हुकूमत में सकत है वो उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपके कलम में एक ताकत है, आपके माइक्रोफोन में एक ताकत है, आपके कैमरे में एक ताकत है। जितनी ताकत इस हुकूमत में जो वोट हमें मिला है उससे इमरान खान आगे बियॉन्ड उससे चला गया है माफिया से लड़ने के लिए। आपको पता है ये हुकूमत कितनी बार जाते जाते रुकी है, ये आपको पता है। कितने माफियाज ने इसे गिराने की कोशिश की है, कितनी बार उस शख्स ने सब कुछ दाव पे लगाया माफिया से लड़ने का। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जाते जाते जरा थोड़ी वजाहत कर दें गिल साहब, ये जाते जाते से क्या मुराद है? कभी कोई कहता मैं ग्रुप बना के गिरा दूंगा हुकूमत। आपको पता ही है, मतलब कुछ चीजें छुपी हुई तो नहीं है ना, आपके सामने है। कोई कहता है ये 5 लोगों का ग्रुप बना दूंगा, कभी कोई और चीज हो जाती है। तो आप ये देखें कि तो ये तो खान साहब को धमकी देने वाली बात हुई है। जो ताकतवर कारपोरेट माफिया है, आप टबैको को टैक्स लगाएंगे। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ये टबैको कंपनीज जो है इन्होंने एंकर्स को 50 आपके जानने वाले एक दोस्त है, मुझे उन्होंने बताया कि चंद ट्वीट करने के मुझे 50 लाख ऑफर किए। आपके बड़े करीबी दोस्त हैं भट्टी साहब, आप उनका एहतराम भी बड़ा करते हैं। 3 दिन पहले शाम में वो मुझे बता रहे थे, उनकी अमानत है, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा आपको, 50 लाख रुपए टबैको वालों ने उन्हें ऑफर किए कि चंद ट्वीट कर दें, सिर्फ इसलिए कि हम पे वो उस तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ना लग सके, टैक्स ना लग सके। तो ये छोटे सारे के सारे लोग हैं जिनके साथ आप आज की बात सुन लें। फर्टिलाइजर जो है, आज की बात सुन लीजिए, यूरिया की जाली शॉर्टेज करने के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर की मिलें लगी हुई हैं सिंध के अंदर मुख्तलिफ जो शहरों के अंदर डीलरशिप है, ये आप पे मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, उनके अंदर जो यूरिया की प्रोडक्शन होके उनको जो डिलीवरी हो रही है, वो डिलीवरी पिछले साल की निस्बत 293% तक बढ़ गई है। कितनी सर? 293% तक। एक जिले में, एक में 257, एक में 253, इतने फीसद ज्यादा यूरिया वहां पे डंप की जा रही है। और पंजाब के चिन्योट, फैसलाबाद, इन जिलों में कहीं कम परसेंटेज दी जा रही है यूरिया की, जिसकी वजह से 1750 रेट वाली यूरिया जो है वो किसान को 200, 300, 400 रुपए ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। अब आज प्राइम मिनिस्टर 3 घंटे सर जोड़कर बैठे रहे हैं कि इस माफिया का क्या करें। और 18वीं तरमीम के बाद जो एक और माफिया हमारे ऊपर, माफ कीजिएगा, एक सियासी माफिया हमारे ऊपर मसल्लत हो गई है, पीपल्स पार्टी की नालायक और करप्ट हुकूमत की शक्ल में, वहां पर सिंध में जो तमाम होल्डिंग और इस तरह की तमाम चीजों को तरवीज करती है, उनसे
पीछे हम अपने ओवरऑल सिंध के भी और पूरे मुल्क के किसान को कैसे चीजें सकते हैं। आप कोई एक बात कर लें ना, सीमेंट की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, टबैको की बात कर लें, आप सड़कों की बात कर लें, या पेट्रोल के अंदर सेक्टर की बात कर लें, आप मीडिया की बात कर लें। अब कोई एक सेक्टर तो बताएं जिसमें माफिया नहीं है। अब आप ये भी तो समझें कि इमरान खान एक इंसान है ना, इमरान खान को तो आपने सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं दी हुई हुकूमत में, तो कितनी ताकत है उसमें कि ये पूरे मुल्क को 70 साल में जो गंद पड़ा हुआ है उसे वो मैजिक वैंड से एकदम ठीक कर दे। मैं आपसे 100% इत्तेफाक जी माजरत लंबा हो गया। नहीं, अच्छा आपने अच्छी बात की और इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मगर मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाहता हूं कि जब आप टाइज करके माफिया क्रिएट करते हैं सरकारी, तो औने पौने में सामान बेच के, तो वो माफिया फिर हुकूमतें चलने नहीं देते। यही आपने कहा। ये हमारी गुफ्तगू थी जो हो रही थी जनाब प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब से। एक छोटा सा वक्फा, इसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं मारूफ मशदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं सवाल करता हूँ, फिर मेरे पैनलिस्ट भी गुफ्तगू में शामिल होंगे। हुजूर, बड़ी एक मुश्किल इकनॉमिक एनवायरनमेंट तो है ही दुनिया में, हमारी तो पहले दिन से है। अब हम देख रहे हैं मिनी बजट लाया जा रहा है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, और फिर सब्सिडीज़ विदड्रॉ की जा रही हैं, प्राइसेस का मामला आपके सामने है, पेट्रोल का एक हड़ताल भी आ रही है। ये कैसी इकनॉमिक आउटलुक आपको लग रही है? कोई हम इससे निकल पाएंगे या ये एक लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर है? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात जो काफ़ी ख़राब हो चुके थे, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, अलबत्ता हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और हालात को संभाला। कुछ हद तक हमने पिछले साल रिकवरी भी देखा, मगर अब जबकि बैनुल अक़वामी हालात में तब्दीली आ रही है और वहाँ वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि हालात मामूल तक पहुँच गए हैं और कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत 40 से बढ़कर $80 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। इसके नतीजे में हमारे यहाँ अफरात-ज़र में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर रुपये की जो गिरावट है वो पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अल्लाह के फजल से कुछ कम हुई, पिछले 2-3 दिन फिर से गिरी है आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत हमने माने हैं IMF के प्रायर एक्शंस जिसे कहते हैं, वो निहायत सख्त हैं। मैंने तो ज़िंदगी में कोई 20-22 IMF प्रोग्राम को स्टडी किया है आगाज़ से, और 2-3 प्रोग्राम्स को मैंने नेगोशिएट भी किया हुकूमत के लिए। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो 6th रिव्यू ख़त्म हुआ है और जो प्रायर एक्शंस मांगे गए हैं, वो तारीख़ में पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम्स का सबसे सख्त ये एक सिलसिला शुरू होने वाला है। बेशुमार आपको रिफॉर्म्स और प्रायर एक्शंस करने, कुछ का आपने खुद जिक्र भी किया है। खतरा यह है कि अफरात-ज़र जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपकी जो शर-ए-नमू है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, और जो बेरोज़गारी में कुछ कमी हुई थी पिछले साल, खुदा न खास्ता उसमें और इजाफा हो सकता है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बेपनाह सख्त शरायत हुकूमत ने मान लिए हैं। हमारे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं करूँगा। 6 हफ्ते नेगोशिएशंस के बाद तकरीबन हर अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो ये फरमाएं कि IMF की इतनी सख्त शरायत क्यों मानी गई? क्या इसके बाद और कोई अल्टरनेट था कि नेगोशिएशन में कमी हुई? और दूसरा, जो ये महंगाई का तूफान आएगा, जो कम आमदन वाले हैं उनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? पाकिस्तान ने दरअसल मार्च के महीने में जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था IMF को, उसमें तकरीबन हर चीज़ मान ली गई थी कि तेल की कीमतों में इजाफा, 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाया जाएगा, बिजली की निर्ख जो है 4 रुपये 95 पैसे बढ़ाया जाएगा, आपके सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के जो मराद हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। नए फाइनेंस मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं इनमें से बहुत से चीज़ें नहीं करूँगा। IMF ने पहले ही मीटिंग में कह दिया कि भाई हमारे आपसे नेगोशिएशन नहीं होती, हमारी एक मुल्क से होती है
और उस मुल्क ने हमें ख़त दे दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने कहे हैं हम करेंगे, लिहाजा आप करें। तो पाकिस्तान मार्च के बाद से फंस चुका था, जून तक कुछ नहीं किया और अब अगले 3-4 हफ्तों में बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल लाना पड़ेगा जिसके खिलाफ हम सख्त हैं। दूसरी तरफ आपको एक मनी बिल यानी मिनी बजट लाना पड़ेगा और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि अफराते ज़र की रफ्तार 2 गुना हो सकती है। अगर इस वक्त 9% है तो अगले कुछ हफ्ते महीनों में ये सारे इक़दामात लेने के बाद ये 2 गुना हो सकती है और उसके नतीजे में जो गरीब तबका है, खाने पीने की अशिया की कीमतों में 20 से 25% इजाफा होने का खतरा मौजूद है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल तो थोड़ा सा सियासी बनता है। आप पाकिस्तान की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो गरीब आदमी है, जब बिजली, गैस और अपना हुकूमत खुद महंगी करेगी तो उसके क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं, सियासी, नफसियाती? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी एक डिप्रेशन और एक मायूसी का शिकार? बिल्कुल होगी। और मैं ये भी कहने, आप इजाज़त दें तो कहूँगा कि बोझ जो है वो आम तबके और गरीब तबके पे डाला जा रहा है। ये सरासर गलत बात है। सेल्स टैक्स में जो मराद दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे कि वो ज़रूरी आइटम हैं। अब उन सब पे आप वापस लेके 17% लगाएंगे। इस वक्त हमारी कंपनियों ने प्रॉफिट बेशुमार बनाए हैं और जो हमारा सबसे अमीर तबका है उनके हालात ये देखिए कि गाड़ियों की सेल 2 गुना हो गई, मगर इनकम टैक्स को आपने छुआ नहीं। ये किस तरह का निज़ाम है आप जो ला रहे हैं टैक्स सिस्टम? डॉक्टर, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं फिर दोबारा समझना चाह रहा हूँ, ये जो डबल अफराते ज़र आपने बोला है, इससे क्या मुराद है? मतलब इस वक्त कहा जा रहा है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो 9 रुपये में चली जा रही है, 9% अफराते ज़र है। जो आप बात कर रहे हैं उसका आम आदमी को क्या समझना चाहिए? तो किस तरह महंगाई ऊपर जाएगी? ज़रा थोड़ा सा ये 18% के ऊपर 18% डबल, और खाने पीने की अशिया उससे भी कुछ ज़्यादा। अच्छा बता डॉक्टर साहब, फिर इससे जैसे आप कह रहे हैं रोजमर्रा की अशिया की कीमतें डबल हो जाएगी तो गरीब आदमी तो जी ही नहीं पाएगा जिसकी 25-30 हज़ार इनकम है। डू यू थिंक आने वाले महंगाई के तूफान के सामने वो खड़ा हो सके? मेरे नाचीज़ राय और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शराइत माने गए हैं वो सरासर गलत हैं और समझ में नहीं आता कि हमारे एक दबंग फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, वो 6 हफ्ते बातचीत चली, उसके बाद में तकरीबन पाकिस्तान हर चीज़ मान के आ गया है। डॉक्टर साहब, ये और इसके आप देखेंगे हर बहुत सख्त हंगामा, ये एक आपके असेंबली में भी हंगामा होगा स्टेट बैंक के लेजिस्लेशन पर। क्या हम अपने स्टेट बैंक को एक कंप्लीटली खुद मुख्तार इदारा बना देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का इदारा है। तो ये डॉक्टर साहब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर ये खुद मुख्तार हो जाता है? डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर दी कॉमन मैन जो सुन रहे हैं आपको, उनको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर खुद मुख्तार होता है तो स्टेट बैंक पे पाकिस्तान का या हमारी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मतलब है। और आप ये सोचिए कि आपका जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो ख़त्म हो रहा है, जो फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव था बोर्ड में वो ख़त्म हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक को नॉर्मल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है, सिर्फ उन्हें अब अफराते ज़र पे रुझान रखना है। गरीब मुल्कों में 2 चीज़ें होती हैं जो करना पड़ता है। आपने देखा कोविड के बाद में स्टेट बैंक बड़े अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस लाया जिससे हालात बेहतर हुए। अब आगे चलकर वो इस तरह की चीज़ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अफराते ज़र के पीछे पड़े रहेंगे। वो बिल्कुल मुनासिब है, मगर साथ साथ रोज़गार भी तो दें। ये ना हो कि आप बिल्कुल इकॉनमी को जैम करके बिठा दें। तो हम सब ये कह रहे हैं कि भाई आप पार्लियामेंट पे रिपोर्ट करना चाहिए आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को करना चाहिए जिसका सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं और चीफ मिनिस्टर सब बैठते हैं। ये कौन सा निज़ाम है कि बिल्कुल अलहदा खुद मुख्तार एक इदारा, पाकिस्तान का इदारा,
बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर हो, ये नामुनासिब है। और हम सब जो थे जून के महीने में जब पहली दफ़ा ये ड्राफ्ट आया था, हमने बहुत सख्त इसके खिलाफ बातचीत की थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये मेरे ख्याल में हफीज़ शेख साहब थे उस वक्त, और डू यू सब्सक्राइब टू ये इकोनॉमिक हिटमैन वाली जो जॉन पर्किन की थेरी है, तो ये हमारा बेड़ा गर्क करने आए थे जिन्होंने ये मार्च में सारी शराइत मानी और मलबा पड़ेगा सारा इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था वो हद से ज़्यादा आप झुके थे, और अलबत्ता हमारा तो ख्याल ये है कि कोई भी ऐसी अहम पॉलिसी जो है वो उसको आप प्राइम मिनिस्टर साहब के अप्रूवल के बगैर कैसे आप दस्तखत कर सकते हैं। तो यकीनन ये सारी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स पे जो एग्रीमेंट हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर तो हो ही नहीं सकते, कि हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा नहीं है। तो हिटमैन उस वक्त होगा जब वो जिस तरह आप स्टेट बैंक गवर्नर बन सकता है हिटमैन, उस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर हैड टू रिपोर्ट टू द फेडरल कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे इजाजत लिए बगैर वो दस्तखत कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सारी हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट मौजूद था और है। डॉक्टर साहब मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कर्जे के हवाले से। एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे आज के पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून दोनों को मिला के उनसे ज़्यादा कर्जा लिया, और उनका एक और फिगर उन्होंने दिया कि 16,000 अरब रुपया कर्जा लिया खसारा पूरा करने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि ये कर्जा कहाँ पे जाता है, ये कौन सा खसारा है, ये कौन खा जाता है इतना कर्जा, ये पैसा किधर जा रहा है, ये कर्जा जाता किधर है? 16,000 अरब आपने कर्जे लिए हैं, ठीक कह रहे हैं, वो 24,000 से बढ़कर तकरीबन 40 पे आ गया है। और अब आप ये देखिए कि अगर ये पैसा हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें तो इसके नतीजे में हमारे यहाँ डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। आम तौर पे कर्जे इसलिए लिए जाते हैं कि उससे कैपेसिटी और इकोनॉमी की सलाहियतों में इजाफा हो। अब आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस का, अगर आप तीनों को मिला लें तो मुश्किल से ये 3-3.5 हज़ार अरब है, यानी कि मुश्किल से 20% जो है वो इस्तेमाल किया गया है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो और हमारी कैपेसिटी जो है लोन्स को वापस करने की बढ़े। बाकी 13,000 रोज़ाना के खर्चों पे गए हैं, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो पुराने कर्ज़ों की सूद में गया है, तकरीबन 7,000 अरब उस पे गया है, और बाकी खर्चे जो हैं डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट्स वगैरह पे गया है। तो जो प्रोडक्टिव पार्ट है 17,000 अरब में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ 20% मुश्किल से होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि 74 मुल्कों ने दुनिया में IMF के, मैंने सुना है आप जैसे उलमा से कि उन्होंने ये IMF के साथ किया, वर्ल्ड बैंक से लिया, कोई एक भी नहीं था जिसका भुरकस ना निकला हो, कोई भी प्रोडक्टिवली उन कर्जों को इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसकी क्या वजह? एक मैं आपको नुमाया एग्जाम्पल दे दूं। 1991 में हिंदुस्तान ने पहला IMF प्रोग्राम साइन किया था, और उनकी कामयाबी देखिए कि उसके बाद कभी उन्हें प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वापस जाने की, और शरह नमू उनका 6 से 7% मुसलसल पिछले 30 साल रहा है। वो एक अकलौता मुल्क है जो एक ही दफ़ा गया और उसके बाद में वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसकी हैरत अंगेज़ वजह क्या है, आपको तो शायद पता होगा कि मैं यूनाइटेड नेशंस का अंडर सेक्रेटरी जनरल रहा हूं, और हिंदुस्तान मेरी टेरिटरी थी जो कोफी अन्नान साहब ने मुझे दिया था। जब मैं उनके प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, डू यू नो, इन 1991 हमने जो रिफॉर्म पैकेज इंप्लीमेंट किया था हमने आपसे सीखा था। आप उस जमाने में एक बड़ा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पैकेज लाए थे,
हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारे यहाँ सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी, हुकूमतें चल रही थी, आपके यहाँ हर 2-3 साल बदल रही थी, हम कामयाब हुए, आप फेल हो गए। तो एक मुल्क है जो कामयाब रहा है आज। हम कहाँ गलत हुए डॉक्टर साहब? हम ये कहते हैं कि 88 के बाद डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने हमारे शो में कहा, भट्टी साहब के एक सवाल के जवाब में, कि जी 88 के बाद से जितने हमने प्रोग्राम लिए उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। व्हाट एंड वेयर इट वेंट रॉन्ग? देखिए, ये ज़रा ज़ाती है कहना कि कमर तोड़ दिए। पिछला प्रोग्राम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किया था, आपको याद होगा 2013 से 2016 तक, वो नहायत सॉफ्ट प्रोग्राम था। आपने कभी ये सुना है कि किसी प्रोग्राम में 16 वेवर्स दिए जाएं जब आप अपने रिफॉर्म्स एग्रीमेंट जो किया वो नहीं इंप्लीमेंट करें? आज ये हाल है कि आईएमएफ ने आपसे कहा है कि जो आपके प्रायर एक्शंस हैं वो एक भी अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, प्रोग्राम खत्म। तो एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान को सॉफ्ट प्रोग्राम मिले, एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट प्रोग्राम मुशर्रफ साहब के दौर में भी मिला। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि आईएमएफ प्रोग्राम की सख्ती और नरमी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आप चाह रहे हैं कि मैं इसको वाजे करूं या समझ गए आप? अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है मौजूदा हुकूमत के जो भी आईएमएफ से डील कर रहे थे उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि उन्हें डील कैसे करना, और उनकी सजा अब 22 करोड़ आवाम को फेस करनी पड़ी है। क्या मैं ठीक समझ जाऊं? इससे बड़ी बात है, आईएमएफ का एक बहुत बड़ा और ताकतवर बोर्ड मेंबर है, सुपर पावर, और वो तय करता है। आपको हैरत होगी, जब पाकिस्तान आईएमएफ से नेगोशिएशन करने जाता था, और मैं तो खुद 3-4 मरतबा कर चुका हूं जिस तरह मैंने आपको बताया है, सबसे पहले वाशिंगटन में किससे मीटिंग होती थी? ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूएसए। उसके बाद में एमडी आईएमएफ से मुलाकात होती थी। अब इससे ज्यादा इशारा आपको देना जरूरी है आज क्या मूड है उस सुपर पावर का पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, चले मैं इसके बाद मलक साहब करते हैं, आइंदा आने वाले 3 सालों में आप पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी देख रहे हैं, कितनी महंगाई देख रहे हैं? जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, क्या ये सर्वाइवल की जंग नहीं है पाकिस्तान की? देखिए, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को वही करना है जो हमने टेरर के इनके खिलाफ किया। 2015-16 आपको याद होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे बेचारे शहीद हुए, मारे गए। पाकिस्तान की सारी जो ताकतें हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, सब मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और ज़रब-ए-अज़्द के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की माशाअल्लाह बेहतरीन, और पाकिस्तान को बहुत हद तक टेररिज्म से निकाला। मेरी नाचीज़ राय ये है कि पाकिस्तान के लिए अब माशियत के निज़ाम के बारे में भी इसी तरह का एक कंसेंसस नेशनल एक्शन प्लान लाना है। जो हमारे मुल्क की ताकतें हैं, जो टैक्स नहीं देते, जो हर तरह के मराद उन्हें मिल रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि निज़ाम में आप एक तरह से अदल इंसाफ ले आएं। समझ रहे हैं आप? अगर हम ये कर लेंगे, मैंने पिछले दिन एक छोटी सी किताब भी लिखी है एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स पर, आप चाहें तो मैं भेज दूंगा आपको। बात ये है कि अब वक्त आ गया है फॉर कंसेंसस एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। एक बड़ा अहम सवाल जो आपने इशारा मलफूफ सा इशारा किया, मैं चाहता हूँ खुल के बात हो जाए, कि आज एक शिकायत की है कुछ इंपोर्टर्स ने कि हमें हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि आप तुर्की से, हांगकांग से और चाइना से बिजनेस ना करें। तो जो आज आईएमएफ हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, उसका ताल्लुक सी पैक और नई कोल्ड वार से है? ये भी है, बिल्कुल है। आईएमएफ की पूरी कोशिश है कि जो हमें सपोर्ट मिला है, अब आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं कि आईएमएफ कहता है कि जब पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम जो पैसे देंगे उससे आप चाइना को उनके कर्जों की वापसी नहीं कर सकते। रोल ओवर दें, चाइना से कहें रोल ओवर दें, फिर हम प्रोग्राम देंगे।
दूसरी तरफ अब जब मिनी बजट आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि कौन से मराद हमने चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे दिए थे वो अभी तक कायम रहेंगे या नहीं। ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जा रही है ये बहुत बहुत खतरनाक है। मेरी जिंदगी गुजरी है इस मुल्क में, मैं समझता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये पार्लियामेंट में जब ये बिल आया तो उस पे आम तौर पे लार्ज स्केल बहस होनी चाहिए सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम में। डॉक्टर साहब, मैं ये शरह सूद के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, एक दो चीज़ें ज़रा इकट्ठी करके, कि 1.5% आपने शरह सूद में इजाफा कर दिया है। इज़ इट IMF डिमांड? नंबर 1। नंबर 2, जब पेट्रोल, गैस और बिजली हुकूमत खुद महंगी करेगी तो पाकिस्तान में पैदावारी लागत बढ़ेगी। इस पैदावारी लागत बढ़ने से क्या हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं? क्या हम दुनिया से डॉलर कमा सकते हैं? और एंड जो मैं आपसे असल पूछना चाह रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को सामने रख के क्या हमारा ग्रोथ रेट 5+ जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी तो दुआ है कि इस साल अल्लाह के फजल से 3.5 से 4% हो जाए तो बहुत अच्छा और मुनासिब होगा। हुकूमत तो 5 की बात कर रही है सर जी। वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अब उसकी गुंजाइश नहीं रही। जब आप ये रिफॉर्म पैकेज इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ आपकी गैस की सख्त कमी, 3-4 महीने गैस तक आपकी इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है काफ़ी, तो इन हालात में डॉक्टर साहब 3% तो हमारी ग्रोथ रेट है, 3% तो हम बच्चे पैदा कर देते हैं, तो 3% ग्रोथ का मतलब है 0 हो गई। पिछले 3 साल तो माइनस हुई है, आपको तो पता होगा। पिछले साल आप देख लें, पहले साल 2.1, अगले साल मनफी 0.5, अगले तो उसके 3.9, तो वो तो मिला लें आप तो ये बनता है 5.5, जबकि आपके आबादी में 7.5% इजाफा हुआ है। तो पिछले डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमाएं, आप क्या समझते हैं मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर है या हुकूमत है जो आने वाले क्राइसिस की आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसका खदशा भी सारे माशी एक्सपर्ट कर रहे हैं, इनमें अहलियत है या हम मजीद धंस जाएंगे इस दलदल में कर्ज की? देखिए, मैं किसी शख्सियात के बारे में नामुनासिब समझता हूं। चले गवर्नमेंट ले लेना, क्योंकि हम में और आप पाकिस्तान के शहरी तो हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत को खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये जो रिफॉर्म्स हमसे मांगे गए हैं ये माशी तौर पर और सियासी तौर पर सरासर नामुनासिब हैं, और फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा मजबूरन। मगर आप ये देखिए कि एक वक्त पे आप भी 5-6 चीज़ें करने चले हैं, जबकि हालात अभी भी मामूल पे नहीं आए कोविड के बाद, तो असरत तो जो बेतहाशा नुकसान होगा, लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे। तो अगर हमारी हुकूमत समझती है तो मेरे खुद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी वजाहत, सराहत और बड़ी सादगी से हमारी इस तकलीफ और चीज़ को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली एनलाइटेंड। नाज़रीन, आपने देखा और हम ये समझते हैं अल्लाह करे कि ये कंसेंसस डेवलप हो और इस निज़ाम से कोई तो बगावत करे हुकूमत के अंदर से या बाहर से। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।